नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में शामिल जो सिलेबस है आपका नवीनतम पाठ्यक्रम बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो सिलेबस तैयार किया गया है उस सिलेबस का जो चैप्टर संख्या 1 है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना होता है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री लेते हैं, दो प्रकार के हिस्ट्री आपको पढ़ने होते हैं बीए में। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो इसमें केवल प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी आपको, ठीक है, पढ़नी होती है। और जो मेडिवल हिस्ट्री या दूसरा एक केवल हिस्ट्री होता है तो वो अलग सब्जेक्ट है। दो प्रकार के हिस्ट्री पढ़ने हैं अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में, एक एंशिएंट हिस्ट्री और एक केवल हिस्ट्री, जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये एंशिएंट हिस्ट्री का है। इससे पहले सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने दो पार्ट में आपको डिवाइड करके चीजों को समझाई थी। आपको पढ़ना है अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि प्राचीन भारत की जो सभ्यताएं हैं और जो विश्व की सभ्यताएं हैं उनके बारे में। भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आपको जानना है बेसिकली। तो भारत की सभ्यता सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता। और उससे पहले भारत का जो प्राचीन इतिहास है जिसमें वैदिक काल यानी वेदों के बारे में, रामायण महाभारत वेदांग, इन सभी साहित्य के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो यूनिट आपका है सोर्सेस ऑफ स्टडी, ये यूनिट नंबर 1 का नाम है। इसमें आपको पढ़ना है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। चैप्टर 1 में हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे दूसरे चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है वेदांग लिटरेचर यानी कि वेदांग साहित्य, जिसमें आपका 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, ठीक है, ज्ञान, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अगला चैप्टर आपका है रामायण एंड महाभारत। तो रामायण को आप एक चैप्टर में समझ सकते हैं और महाभारत को भी, लेकिन बेसिकली मैं रामायण और महाभारत को दोनों को चैप्टर नंबर 4 में समझाने का प्रयास करूंगा। और सबके चैप्टर के लास्ट में आपके लगभग में 10 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लगातार पूछे गए, यानी लगातार पूछे 2022, 2023, 24 सब में जो पूछे गए क्वेश्चंस है उनको मैंने रखा है। ये सिलेबस जो आपका होगा ये 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको बता दूं कि एंशिएंट हिस्ट्री का ये जो है शुरू कर रहा हूं मैं क्लास, ये न्यू बैच आपका है 2026-27 के बच्चों के लिए, सभी के लिए। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं किसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे, सोर्सेस ऑफ स्टडी यानी अध्ययन के स्रोत, ठीक है। इसमें यूनिट नंबर 1 का नाम है अध्ययन के स्रोत। इसमें आपको बताने का पेपर नाम क्या है, अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें पढ़ना क्या होता है, इसमें आपको पहले चैप्टर में चीजें क्या आपको पढ़नी है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है। ऐसे ही हम 4 चैप्टर के माध्यम से एक जो पहली इकाई है उसको समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद में दूसरी इकाई आएगी जिसमें हम लोग इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन यानी कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी ग्रहण करेंगे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, एक्सपेंशन यानी विस्तार कैसे हुआ, मेजर फीचर्स यानी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी, ठीक है, सोशल रिलीजियस नेचर यानी कि उसका जो सामाजिक और प्राकृतिक जो उसका एक प्रकार से सामाजिक और धार्मिक जो उसका जो प्रकृति है उसको समझे। ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी कि वैश्विक संबंध उसका कहाँ कहाँ किन किन सभ्यताओं से व्यापार होता था। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, कैसे यानी कि उनका व्यापार और जो वाणिज्य था वो कैसे होता था और उस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। यानी यूनिट नंबर 2 जो होगा एक ही क्लास में आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता के पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास रहेगा। उसमें लंबी क्लास हो जाएगी वो, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और बाद में फिर वैदिक कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। तो वैदिक कल्चर आपका जो है यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है वैदिक कल्चर, नेचर ऑफ वैदिक कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्यंस, इन सभी के बारे में पढ़ना। तो इसको भी हम चर्चा कर लेंगे। और फिर चौथे में एपिक एज कल्चर जिसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एथिकल मेडल, ये सब पढ़ना। तो बेसिकली आपका जो तीसरा और चौथा है वो आपका पहली यूनिट से संबंधित है। तो यहाँ पर एक आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। तो यानी बहुत ही सरल चीजें तरीके से हम समझेंगे। फिर आपके आगे चल करके आपको विश्व के सभ्यताओं में चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता, इन सभी की सभ्यताओं के बारे में आपको पढ़ना है। असीरियन की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, सारी सभ्यताएं आपको पढ़नी है। विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वैसे नील नदी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता बात एक ही है, सब कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहला चैप्टर आपका आ चुका है। भूमिका सबसे पहले लिखेंगे कि जो अध्ययन के स्रोत हैं बेसिकली उसमें पुरातात्विक साक्ष्य जो है, इतिहास के अध्ययन में जिन वस्तुओं, जिन स्मृतियों, स्मृति माने यादगार चीजें जो होती है, जिन वस्तुओं, जिन स्मृतियों या जिन भवनों और अवशेषों से
हमें बीते युगों की जानकारी मिलती है, उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। तात्पर्य क्या है? यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी स्मृतियां, ऐसे भवन, ऐसे चीजें, ऐसे अवशेष जो हमको बीते युगों की जानकारी देते, जो बीत गया है उसकी जानकारी देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल स्रोत कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं, या फिर आप जो है सोर्सेस कहते हैं। ये साक्ष्य लिखित स्रोतों से पूर्व के युगों की जानकारी देते हैं, यानी कि जब ऐसे इतिहास के बारे में जानकारी हमको जाननी होती है जहां से कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कोई साहित्य नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला है। जैसे कि आप देखते हैं पूरा पाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या फिर आप इससे बाद आप सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से जो चीजें मिली है उसको हम पढ़ भी नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ऐसी चीज जहां से हमको लिखा पढ़ा चीजें मिली है, हम उसको या तो पढ़ नहीं पाए हैं, या तो कोई चीजें हैं जिसकी वजह से उस समय के बारे में हमको जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसे इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो उस समय लेखन का विकास नहीं हुआ था, तो भाई लिखा नहीं गया। ठीक है, यह दर्शाते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कैसी थी। ठीक है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है। आइए, यहाँ पर प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा, पुरातत्व शास्त्र क्या है? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी एक ऐसा विषय है जो कि इन्हीं चीजों का अध्ययन करता है। ठीक है, कि भाई पुरानी चीजों का अध्ययन करके बताता है कि भाई कौन सी चीज कैसी रही होगी और किस समय की रही होगी। ठीक है, लिखिएगा। यह एक मतलब जो पुरातत्व शास्त्र है यानी कि आर्कियोलॉजी है, एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन करता है जिसमें भूमि के नीचे दबे हुए जो अवशेष हैं, तमाम प्रकार के मलबे हैं, उनकी खुदाई करी जाती है, और उनकी खुदाई करके उनके माध्यम से इतिहास की गाथा को समझा जाता है कि इतिहास में ये भी चीजें दबी रही या दबी मिली जो चीजें, उनको हम निकालते हैं। उनकी कार्बन डेटिंग एक पद्धति चली है, उसके द्वारा उसको हम जांचते हैं, परखते हैं वो चीजें कितने साल पुरानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी जो है इकट्ठा कर पाते हैं और जान पाते हैं। बेसिकली ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, अब परिभाषा समझे, इसकी परिभाषा क्या हो? पुरातत्व शास्त्र वह विज्ञान है जो भौतिक वस्तुओं के माध्यम से मानव सभ्यता के अतीत का अध्ययन करता है। बहुत जबरदस्त परिभाषा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मुख्य पुरातात्विक साक्ष्य, मेजर आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस हमको मिले हैं, जो मुख्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में लिखेंगे, भारत में निम्नलिखित प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं। आइए, ये नोट्स आपके लिए इतने जबरदस्त थैली में तैयार किए गए कि आपको समझ में आ जाएंगे। आप अगर वीडियो नहीं देखते हैं, आप केवल पीडीएफ पढ़ते तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, हमारे कोर्स में कैसे ज्वाइन होना, क्रैश कोर्स में, वो सब चीजें आपको मिल जाएंगी। पहला पॉइंट लिखेंगे, स्थापत्य अवशेष। स्थापत्य अवशेष यानी कि जो आर्किटेक्चरल जो रेमेन्स होते हैं, यानी जिसमें आपके जैसे कोई अवशेष, कोई घर, कोई भवन आपको मिल गया, तो एक आर्किटेक्चर के रूप में जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो नगर योजना हमको मिली है, किस तरीके से घर वगैरह बनते थे, 2 मंजिले घर का भी उल्लेख है, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, ये सब चीजों का प्रयोग, यानी उनका जो घर बनाने की शैली है, वास्तुकला, किस तरफ उनका किचन रहता था, यानी रसोई घर कैसे रहता था, सारी जानकारी उस समय की वास्तुशास्त्र की जानकारी मिलती है। दूसरी बात, बौद्ध स्तूप तमाम सारे मिले, जैसे सांची का स्तूप है, अमरावती का स्तूप है। तो स्तूप भी एक भवन ही होते हैं, स्तूप बड़े बड़े होते हैं जहां पर जो है इनकी शिक्षाएं दी जाती हैं। इसके अलावा गुफाएं भी मिली हैं, अजंता की गुफाएं, इलोरा की गुफाएं, या फिर बाराबर की गुफाएं। इन सभी गुफाओं से भी हमको स्थापत्य के बारे में, उस समय की जो स्थापत्य कला थी, आर्किटेक्चर कैसे बनता था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अजंता, एलोरा या फिर बराबर की गुफाओं से। ठीक है, ये बात ध्यान दें। तो गुफाओं को बनाने की भी शैली के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही साथ हिंदू मंदिर तमाम सारे मिले हैं, जैसे कि महाबलीपुरम का तमाम मंदिर हो गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एलोरा की गुफाओं में तमाम प्रकार के जैन और जो है हिंदू धर्म की तमाम मूर्तियां आपको मिलेंगी। ठीक है, महाबलीपुरम में तमाम प्रकार के रथ मंदिरों का उल्लेख आप देखते हैं। तो इन सभी से हमको जानकारी मिलती है। तो स्थापत्य अवशेष में ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी। ये बात आप ध्यान रखिए इतिहास को समझने के लिए। आपको मैंने समझा दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसी कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आपने अगर तब अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ रहा होगा। अवशेष माने होता है जो चीजें आपको मिल जाती हैं, वही इसी को अवशेष कहते हैं। ठीक है, जिसको आप मतलब एक कूड़ा कबाड़ करकट कैसा जो बहुत पुराना हो चुका है, अतीत के समय का है, दबा हुआ है कहीं पर, उसी को जो हम खोज निकालते हैं वही चीज होता है। तो ये आपको समझ में आया। दूसरी बात, दूसरा जो साक्ष्य हमको मिलता है, ठीक है, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है, मूर्तियां और कला।
उस समय की मूर्तियां और कला क्या क्या मिली उसके बारे में हम फोकस करते हैं। जैसे कि हेडिंग डालिएगा मूर्तियां और कला, यानी कि स्कल्पल मतलब स्कल्पल स्कल्पचर्स एंड आर्ट्स। मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली हमको, ठीक है। गुप्त काल में आएंगे तो आपको गंगा यमुना की जो है प्रतिमाएं तमाम मिली है नदियों की। नटराज की कांस्य की मूर्ति आप देखते हैं चोल राज्य में मिली है। साथ ही साथ में नर्तकी की मूर्ति आप देखते हैं तो वही मूर्ति मिली। तो ये सब मूर्तियां भी मिली हैं जिससे कला उस समय कैसी थी उसके बारे में जानकारी मिलती है, उस समय लोग आर्ट कैसे बनाते थे। ये भी पुरातात्विक साक्ष्य। तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य सिक्के यानी क्वाइंस। क्वाइंस की अगर बात की तो उस समय के बारे में जानकारी कि भाई उस समय कौन सा जो है चल रहा था, किस धातु का विकास हो गया था, किस धातु का विकास नहीं हुआ था, समृद्धि का आर्थिक ढांचे का पता चलता है। पंचमार्क सिक्के प्रारंभिक भारत में सबसे पहले मिलते हैं। पंचमार्क सिक्के को एक प्रकार से सिक्कों मतलब इस पे मोहर लगी रहती थी पंचमार्क में, किसी चाहे किसी प्रकृति के, किसी दृश्य की, किसी देवता की, किसी बैल की, मतलब किसी जानवर की, पशु की, पशु पक्षियों की जो है उस पे मुहर लगती थी। चित्रात्मक शैली में छापी गई मुद्राओं को आहत मुद्राएं या पंचमार्क मुद्राएं कहते हैं, ठीक है। जैसे शुंग काल में कुषाण, सातवाहन, गुप्त वंश के राजाओं ने स्वर्ण सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के चलाए। तो उन सभी ने जो सिक्के चलाए वो सिक्के जो हमको प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों से हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। उस राजा की उपाधियां सिक्कों पर लिखी रहती हैं, उस समय का जो सन लिखा रहता है वो भी लिखा रहता है, और भी तमाम प्रकार की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो सिक्कों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है पुरातात्विक स्रोत के रूप में। इनसे आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल सिचुएशन, यहाँ का रिलीजन कैसा था, धर्म, भाषा, चूंकि धर्म में जो सिक्के होते हैं उन पर देवी देवताओं की फोटो भी छपती है, धर्म का भी पता चल जाता है। भाषा, सिक्कों पर कुछ भाषाएं लिखी रहती है तो भाषा का भी पता चल जाता है। शासक की शक्ति यानी सिक्का कहाँ कहाँ तक मिला है तो उससे उससे उसका साम्राज्य विस्तार भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर ये सिक्का मिला तो हो सकता है वहां तक भी उसका शासन रहा हो, ठीक है। ये सभी का ज्ञान हमको सिक्कों के माध्यम से हो जाता है। तो सिक्के एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं और एक फैक्चुअल जानकारी देते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो है एक प्रकार से एविडेंस के रूप में। चौथा एविडेंस है मिट्टी के बर्तन और उपकरण, यानी कि पॉटरी एंड टूल्स। तमाम प्रकार के आप देखते हैं मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, क्योंकि पहले तमाम धातुओं का विकास नहीं था तो मिट्टी के बर्तन ही बनाए जाते थे। जैसे हड़प्पा काल के चित्रित मृदभांड, मृद माने होता है मिट्टी और भांड माने होता है बर्तन। मृदभांड माने क्या होता है, मिट्टी का बर्तन। मृदभांड जो है एक संस्कृत तत्सम शब्दावली है, इसको अगर तद्भव में बनाएंगे बाबू तो ये क्या बनेगा, मिट्टी का बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन को शॉर्ट फॉर्म में शुद्ध हिंदी में मृदभांड कहा जाता है। मृदभांड एक ऐसा शब्द है जो कि मिट्टी के बर्तन के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है। तो चित्रित मृदभांड यानी इस पर चित्र छपे रहते, मिट्टी के बर्तनों को बढ़िया पकाया जाता था और उस पर भी चित्रकारी तमाम प्रकार की करी जाती थी। धूसर मृदभांड, आप 5th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, मैं समझाऊंगा आपको। दूसरी बात, ताम्र पाषाण युग के औजार तमाम सारे मिले हैं। तांबे के जो औजार मिले हैं ताम्र पाषाण युग में, तांबे के भी मिले हैं और भी धातुओं के मिले हैं। इसके अलावा लोहे के तमाम उपकरण मिले हैं, उत्तर वैदिक काल तक आते थे किसके, लोहे के तमाम उपकरण मिले हैं। तो उन सभी के बारे में जानकारी देने के लिए इनका भी कहीं ना कहीं पे योगदान माना जा सकता है। इसके अलावा मुद्राएं और लेख तमाम प्रकार के मिले हैं, ठीक है, यानी कि सील्स एंड इंस्क्रिप्शन। जैसे कि आप देखेंगे हड़प्पा की पशु चित्रित मोहरें तमाम प्रकार की मिली। हड़प्पा से पशु और पशु पक्षी जो है मोहरों पर चित्रित करके छापे छापे जाते थे, ठीक है। आप मोहनजोदाड़ो मूवी देख लीजिएगा, ठीक है, इसके बाद में जाकर के यूट्यूब पर सर्च करके या कहीं पर देख लीजिएगा। ये आपको मोहनजोदाड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बढ़िया जानकारी देगी। अशोक के शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं वो भी हमको जानकारी देते हैं, और हर्षवर्धन के अभिलेख सांची और नालंदा के जो उसमें छपे हैं लेख में, वो सब जानकारी हमको दे देते हैं। तो ये सब एविडेंस हैं, पुरातात्विक स्रोत है जो कि इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है। 9161936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो, यानी कि किस सेमेस्टर में है आप इस समय है प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा जो सिलेबस होगा और संपूर्ण चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर चीजें क्लियर करके देखिएगा। यहाँ पर आपको जुड़ना कैसे, जैसे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, जो 3 मेजर 1 माइनर को करिकुलर है, और सेमेस्टर के नेम नाम लिख करके जैसे भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर यानी क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा।
ठीक है, उसी पर आपको पैसा भेजना होगा। 100 रुपये फीस आपको जमा करनी है। जैसे ही 100 रुपये फीस आप जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे, वहां पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप आपका गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव वीडियो, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। लाइव क्लास के बाद में मान लेते हैं आप क्लास नहीं देख पाते तो उसकी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगी। वीडियो लेक्चर्स भी आप देखते हैं, एक बार देख चुके दोबारा रिवीजन करना, तो उसके लिए उसकी पीडीएफ की व्यवस्था, और पीडीएफ व्यवस्था जो करी गई है वो बहुत ही सरल भाषा में पीडीएफ बनाई गई। जो आपको पीछे दिख रहा है ये सब चीजें एकदम सरल भाषा में बता करके रखा हूँ, ताकि मुझे समझाना भी ना पड़े आपको, चूंकि लिखा रहेगा वही चीजें, उस चीजों को मैं आप करके आपको समझा देता हूँ। और जो चीजें आपको वीडियो देखने के बाद, वीडियो एक बार देख लेंगे, फिर आप उसको बस रिकॉल करना रहेगा। आप 5 मिनट में पूरे चैप्टर को या 10 मिनट में आप पीडीएफ के माध्यम से आप रिवीजन कर पाएंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूँ। और मैंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस सेट भी लगा रखी है लास्ट में उस चैप्टर के बाद में, तो वो सब एमसीक्यू यानी आपकी परीक्षा में चाहे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आए, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आए या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन टाइप, यानी इन 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको लिखित परीक्षा कहते हैं। चाहे परीक्षा में आपकी एमसीक्यूज आए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा, ओएमआर बेस्ड, दोनों टाइप की मैं तैयारी करवाता हूँ। दोनों के क्वेश्चन आंसर को लेकर के आपकी परीक्षा के अंतिम समय में मॉडल पेपर की व्यवस्था, ठीक है, इसके अलावा मैराथन क्लास की व्यवस्था। मैराथन क्लास में संपूर्ण चैप्टर रहते हैं, उसमें उससे बनने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा रिवीजन क्लास, इन सभी की व्यवस्था करी जाती है। साथ में चैप्टर वाइज लाइव क्लास जो हो रही है वो तो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा मॉडल पेपर, मैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, अगर ये आप ना भी देखते हैं तो आप इन तीनों को अगर आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ मेरी जो मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ इन तीनों की, यही तीनों से आप मात्र परीक्षा में बहुत अच्छे लगभग 70% से ऊपर नंबर लाएंगे। और अगर आपने अच्छे तरीके से इसी को कवर कर लिया तो आप 80-90% भी ला सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो चाहे लिखित परीक्षा हो। अब यहाँ पर चीजें आपकी और क्लियर कर दूं कि अगर आप कहते हैं गुरुजी केवल एंशिएंट हिस्ट्री का मिलेगा, नहीं, आपको तीन, आपके जैसे 3, किसी में 2 मेजर सब्जेक्ट, यानी 3 मेजर सब्जेक्ट हो चाहे 2 मेजर सब्जेक्ट हो, आपको इन तीनों में दोनों मेजर की सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है। इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी, ठीक है, कुल मिलाकर के आपके लिए पूरी व्यवस्था है। और एक को करिकुलर में जैसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आपका को करिकुलर में पढ़ना पड़ता है प्रथम सेमेस्टर में, यानी इसका ये परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है सभी विश्वविद्यालयों में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, तो इसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट यानी 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला ऑलरेडी तैयार कर ली गई है, वो सब आपको मिल जाएगी। और मेजर माइनर की पूरी तैयारी, यानी आपकी जो 4-5 सब्जेक्ट की पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी। अगर आप किताब खरीदते हो बाबू, तो आपकी किताब कितने की पड़ेगी आप खुद ही सोचो। एक किताब का दाम कम से कम 200 रुपए के आसपास आपका पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप वही किताब ना खरीद करके आप 5 सब्जेक्ट किताब खरीदोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1000 रुपए आप किताब में लगाएंगे, ठीक है। अगर आप किताब नहीं खरीदते हैं या आपका जैसा मन भाई पैसा तो आप खरीद सकते हो, नहीं पैसा है, आप वैसे 100 रुपए फीस खर्च करके 100 रुपए में आपको सारे 100 रुपए जरूरी है देना कि आपको 1000 खर्च करना इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए खर्च करना ना। 100 रुपए में आपको क्लास भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स में पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा आपको, एक और गाइडेंस मिलेगा, सरल गाइडेंस, चूंकि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे, आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे, जो समस्याएं होंगी आपको या फिर जो डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर आपके होते रहेंगे, यानी बहुत ही बारीकी के साथ आप आगे चल करके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरओ, एआरओ, ऐसे तमाम प्रकार की परीक्षा आप देने वाले हैं, या एमए का एंट्रेंस आप देना चाहते हैं आगे चल करके, तो उन सभी के लिए व्यवस्थित जो है जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। आपके लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। आप जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेगा। आप देखें पूरी जानकारी मैंने दे दी, तो तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत जुड़िए। तुरंत आप ये फीस जो है, आप कहते हैं गुरुजी आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं चलाते हैं, लड़कियां नहीं चलाती खास करके, तो किसी दूसरे से आप पेमेंट करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जिसको जुड़ना है वही पेमेंट करेगा, आप किसी दूसरे से फीस जमा करवा दीजिए। जिस नंबर से जुड़ना है उस नंबर से एसएमएस कीजिए, ठीक है। आप आराम से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको वहां पर बताया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे जुड़ सकते हैं, चाहे वो बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, या फिर आपके उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, झारखंड, उड़ीसा, जहां जहां हिंदी समझी आती है वहां सब जगह पर, ठीक है। उत्तराखंड से लेकर के और भी विश्वविद्यालय में यहाँ पर हिंदी लोग पढ़ते बोलते हैं, वहां सब में आपको मैं पढ़ाता हूँ। और बीच बीच में अंग्रेजी की शब्दावलियों का प्रयोग भी मैं करता रहता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, एमजी पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय,
ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। बीएचयू जितने भी विश्वविद्यालय सभी के लिए जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी ये सिलेबस अगर शामिल है तो वही चीजें आपको मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के आपके सभी विश्वविद्यालय के लिए वैध है, तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना समय गंवाए हुए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब हम कुछ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और काल और प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। आइए थोड़ा सा इसको, ये पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ी सी क्योंकि पेज डाइवर्ट हो गया है, समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली सभ्यता आपकी कौन सी बेटा? देखिए, जो स्थल मिले हमको कौन से, सबसे पहले देखें एविडेंस के रूप में हड़प्पा सभ्यता मिला। हड़प्पा एक स्थल है, हड़प्पा स्थल है किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है हड़प्पा। इसमें इससे क्या क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता से हमको क्या क्या मिला बाबू? हड़प्पा सभ्यता से हमको नियोजित नगर मिले हैं। क्या मिला है? नियोजित नगर मिला है। साथ ही साथ में अन्नागार, जहां पर बहुत सारे अनाज इकट्ठा रखे जाते हैं, वो मिली है। चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी इस तरीके से, ठीक है। खुली नालियों की व्यवस्था नहीं, बंद नालियों की व्यवस्था, इन सड़कों के बगल सीधी सीधी थी और इस तरीके से यहाँ पर घर व्यवस्था एकदम से बने रहते थे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बस्तियां हुआ करती थी और सड़कें जाया करती थी, यानी चौराहे टाइप की चीजें होती थी, चौड़ी सड़कें, अन्नागार और नियोजित नगर एकदम से था, यानी जो नगर था एकदम से नियोजित था। जैसे आवास विकास होता है आज, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका शहर है, दूसरा है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो शहर की अगर बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक नगर है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये सभ्यता की अगर बात की जाए तो विशाल स्नानागार यहाँ से मिला। स्नानागार मतलब क्या होता है? ठीक है, स्नानागार का मतलब होता है जहां पर नहाया जाता है, बड़ी बड़ी मात्रा में, बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, स्नानागार वो मिला है। जल निकास के लिए नालियों की व्यवस्था बड़ी सुंदर सुंदर, ठीक है, नालियां एकदम से ढकी हुई बनाई गई हैं सड़कों के किनारे, ठीक है। सब व्यवस्था मोहनजोदाड़ो से हमको मिली है, मतलब एविडेंस है, ये सब पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो हमको स्थान मिला है वो है लोथल। लोथल से क्या मिला बेटा? लोथल काली, मतलब कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही स्थान है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। यहाँ से क्या मिला है? गोदी मिला है हमको, ठीक है। गोदी मिला है जिसको आप जो है डॉकयार्ड कहते हैं। समुद्री व्यापार का उल्लेख मिलता है और जलयान निर्माण के बारे में जानकारी लोथल से हमको मिल जाती है। ये सब जानकारी हमको मिलती है, एविडेंस है ये सब, ठीक है, चीजों को जानने के। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कालीबंगा, कालीबंगा से हमको क्या मिला है भाई? कालीबंगा से हमको, कालीबंगा एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का ही, यहाँ से हमको हल चलाने के निशान मिले हैं। सबसे पहली बार हल का उल्लेख मिला कि हल चलाया गया है, ठीक है। इसके अलावा अग्निकुंड मिला है और कच्ची ईंटें भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ये सब एविडेंस हैं, हल चलाने का निशान मिला है, अग्निकुंड मिला है यहाँ से जहाँ पर यज्ञ वगैरह करते हैं, और कच्ची ईंटें मिली हैं। कहाँ से? कालीबंगा स्थान से, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे आप, अगला स्थान है आपका पांचवा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का ही। हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो है जानकारी मिलती है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी माना जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और भी चीजें हमको मिली हैं, जैसे कि धौलावीरा से क्या मिला है पुरातात्विक साक्ष्यों में? जैसे धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का ही अंग है। यहाँ से हमको जो है जल संरक्षण प्रणाली के बारे में पता चलता है और दोहरी नगर योजना भी हमको मिलती है एविडेंस के रूप में, ये पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमको मिलती है, ठीक है। ऐसे ही आगे और देखेंगे। और हमको चंदहुदड़ो से क्या मिला बेटा? चंदहुदड़ो से अगर बात की जाए तो चंदहुदड़ो से अगर देखेंगे, चंदहुदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थान है। यहाँ से जो है मन के निर्माण की उद्योग और लिपि युक्त मोहरे, यहाँ से तमाम लिपि मैंने जिस पर लिखा हुआ है कुछ चित्रात्मक तरीके से, वो सब हमको मिला है, ठीक है। ये सब पुरातात्विक एविडेंस है जो प्राचीन भारत के बारे में हमको, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। पाटलिपुत्र से मौर्य काल की, मतलब कि मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। लकड़ी से बने महल मिले हैं, सभा भवन मिला है, चंद्रगुप्त का शासन कैसे चलता है इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। लकड़ी से बने महल वगैरह हमको पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं, ये भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में आगे देखेंगे हमको क्या मिला है बाबू? वैशाली से हमको क्या मिला है? वैशाली बौद्धकालीन एक स्थान है, ठीक है, और ये वैशाली एक प्राचीन गणराज्य रहा है, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है। अशोक स्तंभ यहीं पर मिला है हमको। बौद्ध संघ की बैठकें जो होती थी ये वैशाली में भी हुआ करती थी। इस तरीके से आपने देखा चीजों को, ठीक है, यानी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, मिल रही हैं। तो विस्तार से आपको यहाँ पर चीजों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, चलिए।
यहाँ पर आपने देखा, आगे देखिएगा इस तरीके से आपको। इसके अलावा कौशाम्बी एक स्थान है जहां से क्या मिला है, ये मौर्य गुप्त काल से संबंधित स्थान रहा कौशाम्बी। यहाँ से दुर्ग के अवशेष, दुर्ग माने होता है किला, किलों के तमाम अवशेष मिले हैं। किले कैसे बनते थे उनका पूरा जानकारी मिली है, अवशेष माने उसके बारे में एविडेंस मिला है। ठीक है, बौद्ध स्तूपों का जो है तरीका कैसे था, वो बौद्ध स्तूप हमको मिला है। ठीक है, व्यापारिक नगरी के रूप में उल्लेख होता है कौशाम्बी का। तो इस तरीके से ये सारे स्थल जो मैंने आपको बताए, इन स्थलों से तमाम प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य हमको मिले हैं, जिसके आधार पर हम पुरातत्व जो एविडेंस है जिसके बारे में आपको पढ़ना था वो हम लोग देख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये सब आपको यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये डिटेल्स जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपको कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये सब पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं इनका क्या योगदान रहता है। संस्थागत योगदान, इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन जो है, पुरातात्विक साक्ष्य क्या योगदान देते हैं इतिहास को जानने में। सबसे पहली बात, भारत में पुरातात्विक कार्यों को संगठित रूप से संचालित करने के लिए कई सारे संस्थाएं कार्यरत हैं। कई संस्थाएं कार्यरत जो एक प्रकार से है, उनमें संस्थाओं की अगर बात की जाए तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मतलब कि ये एक प्रकार से एक ऐसा संगठन है जो कि इन पुरातात्विक साक्ष्यों को ढूंढता है और उसके बारे में विश्लेषण करता है और इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, दूसरी बात है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र, ये सब एक प्रकार से ऐसे संगठन है, संस्थाएं हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे हैं और उन्हीं के जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों पर काम करते हैं। ठीक है, ये इसका योगदान रहा है। अब अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा पुरातात्विक साक्ष्य का क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इसका महत्व क्या है। सबसे पहला महत्व इसका लिखिएगा, पहला महत्व है लिखित इतिहास से पूर्व की जानकारी प्राप्त होता है, यानी ऐसा जानकारी जो कि जो है हमको लिखित साक्ष्यों के द्वारा जो हमको नहीं मिल पाता है, वो जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी पुरातात्विक साक्ष्य हमें उन युगों की जानकारी देते हैं जहाँ कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि जो पूरी तरह पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। अगर पुरातत्व नहीं होता तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी जो आज जानते हैं वो नहीं जान पाते, और पुरातात्विक स्रोतों के अकॉर्डिंग ही उसके बारे में हमको बढ़िया जानकारी प्राप्त हुई है, मिली है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, समाज और जीवन शैली की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, इसका समाज और जीवन शैली की जानकारी कैसे मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि प्राचीन मनुष्य कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे और किस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं रखते थे। क्योंकि पुरातात्विक एविडेंस में उनके बर्तन, उनके खाने और उनके हल चलाने का ये सब तमाम चीजें मिलती रहती है, जो एविडेंस उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। नगर योजना उनकी कैसी थी, जल निकास प्रणाली कैसी थी, मकान कैसे बनाते थे, कृषि के औजार क्या क्या थे, ये सब सामाजिक उन्नति को दर्शाते हैं और इन सभी के बारे में जानकारी हमको पुरातात्विक साक्ष्य दे देते हैं। क्योंकि तमाम प्रकार के ईंटें मिली हैं, तमाम प्रकार के तमाम स्ट्रक्चर मिला है मकान बनाने का और तमाम चीजें मिली हैं। ठीक है, ये सब जानकारी हमको दे देते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा महत्व इसका ये है पुरातात्विक साक्ष्यों का कि आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन। जैसे सिक्कों, मुद्राओं, व्यापारिक वस्तुओं और मिट्टी के बर्तनों से यह ज्ञात होता है कि उस समय की आर्थिक संरचना, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर समाज का कैसा था, उनका अन्य जगहों से व्यापारिक संबंध कैसा था, धातु किस धातु का उपयोग करते थे और विनिमय प्रणाली कैसी थी। यानी कि एक्सचेंज, जैसे कि अगर उनको व्यापार करना होता था तो क्या दे करके व्यापार करते थे, जैसे कुछ देंगे तभी तो कुछ पाएंगे, तो उसी को विनिमय कहते हैं, एक्सचेंज। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, हम आपको गेहूं दे दे 10 किलो, आप हमको 10 किलो चावल दे दे, ये हो गया विनिमय, वस्तु विनिमय कहते हैं इसको। ठीक है, तो पहले वस्तुओं के माध्यम से विनिमय होता था। जैसे जिसके पास वैदिक काल में आप आज देखते हैं कि जिनके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता था। ठीक है, इस तरीके से होता था। आजकल जिसके पास जितना पैसा है वो उतना पावरफुल है। ठीक है, तो आज हम मौद्रिक विनिमय करते हैं, लेकिन पहले हम कौन सी विनिमय करते थे, पहले हम वस्तु विनिमय करते थे। तो ये सब कैसा था, पूरा जानकारी हमको मिल जाती है। इसके साथ साथ चौथा योगदान या चौथा महत्व ये रहा इसका, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। देखिए मंदिरों की मूर्तियां मिली हैं, स्तूप, यज्ञ कुंड मिला है, पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। इस धार्मिक विश्वासों, पूजा पद्धतियों का दृश्य प्रमाण प्रदान करते हैं। इससे हमें धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का भी बोध होता है कि यहाँ के लोग जो थे
या उस समय के लोग जो है कौन से धर्म को मानते थे। कई प्रकार के धर्मों को मानने वाले हो सकते हैं, एक ही धर्म में कई देवी देवताओं को मानने वाले हो सकते हैं। इस तरीके से हमको सोशियोलॉजिकल मतलब की जो ये एविडेंस होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, उनसे इन सभी बारे में जानकारी भी मिल जाती है। पांचवा महत्व इसका क्या है? ललित कलाओं और स्थापत्य का विकास। पुरातात्विक साक्ष्य विशेष करके मूर्तिकला, चित्रकला और स्थापत्य के अवशेष यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत कला और सौंदर्य बोध के क्षेत्र में कितना समृद्ध था। इसके बारे में भी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था का संकेत, यानी राजा के नाम वाले सिक्के कहीं कहीं पर मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, स्तंभों पर तमाम लेख खुदवाए गए हैं, ठीक है, और शिलालेख तमाम सारे मिले हैं। ये सभी या सभी उस समय की राजनीतिक सत्ता, विस्तार और प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी देते हैं। आप अगर प्रस्तर लेख या ये सब ना लेख जानते हो तो कैसे लेख होता है आपको बताओ। जैसे कभी सड़क बनते हुए आपने देखा है अपने गांव वगैरह में, जब सड़क बनती है बाबू, तो सड़क के दौरान होता क्या है, सड़क बन रही होती है और उस सड़क के दौरान आपके पास क्या होता है, सड़क बनने के दौरान आपके लिए पूरी व्यवस्था क्या होती बेटा, सड़क बनने के दौरान आपके लिए पूरी व्यवस्था ये होती है कि वहां पर जिस शासक ने मतलब कि जिस जो है विधायक ने बनवाई है, जिस ग्राम प्रधान ने बनवाई है, वो क्या करता है, जिस ग्राम प्रधान ने बनवाई है वो क्या करता है बेटा, वो एक प्रकार से उसका अपना नाम लिखवा देता है, शिलालेखों पर अपना नाम लिखवा देता है। यह बात आप ध्यान रखें, किस पर नाम लिखवा देता है, शिलालेखों पर अपना नाम लिखवा देता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही उस समय के राजा महाराजा जो काम किया करते थे, उस तरीके से जो काम करते थे वो उस तरीके से पूरा चीजें वो जानकारी वहां से उनकी मिल जाती थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी कि जितनी कितनी लंबी सड़क है, क्या क्या है, उस पर लिखा नहीं रहता शिलालेख पर पूरा, बट इतनी लंबी सड़क बनी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व से बनी, किससे बनी है, एक शिलालेख में बताया जाता है कितना लागत लगा है, कितना खर्चा लगा, सब कुछ। तो ऐसे ही जो ये होते थे राजा महाराजा पहले के, वो लोग स्तंभ लिखवाते थे, जैसे अशोक के तमाम स्तंभ आपको मिलते हैं, ऐसे ही तमाम राजा महाराजा करवाते थे, तो सबसे हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। सातवां महत्व यह है पुरातात्विक साक्ष्य का, ऐतिहासिक सत्यापन का माध्यम है। यदि किसी साहित्यिक स्रोत में कोई घटना वर्णित है और उसके भौतिक प्रमाण खुदाई से प्राप्त होते हैं, तो यह इतिहास की प्रमाणिकता को सिद्ध करता है। यानी कोई घटना किसी पुस्तक में लिखा है कुछ और उस पुस्तक की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई है, अगर उसी पुस्तक से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं हमको खुदाई में, वही चीजें मिल जाती हैं सेम कंडीशन की, तो भाई इतिहास को प्रमाण मिल जाता है, ठीक है, सत्यता पर आधारित हो जाता है इतिहास। उदाहरण के रूप में अशोक के शिलालेखों से उसके धर्म प्रचार और शासन नीति की पुष्टि होती है, क्योंकि उसके शिलालेख वगैरह मिले हैं। इस तरीके से आपने तमाम चीजों को समझा। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं बेटा कि पुरातात्विक साक्ष्य अतीत का जीवंत आईना होता है, एक चित्रण, एक दर्पण होता है, जो कि उस सभी घटनाओं को जीवंत कर देता है, एकदम से अच्छा दिखा देता है। ये हमें सिर्फ वस्तुएं ही नहीं दिखाते, बल्कि एक पूरे समय, पूरे समाज और साथ ही साथ में संस्कृति, जीवन के ढांचे को मौन रूप से बोलते हुए सामने लाते हैं। एक ऐसे चित्र होते हैं ये पुरातात्विक साक्ष्य। इसके बिना इतिहास अधूरा है और इतिहास लेखन की मूल आत्मा इन्हीं साक्ष्यों में निहित होती है। किस साक्ष्यों में? पुरातात्विक साक्ष्यों में। अगर इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्यों को हटा दे तो आधा इतिहास खोखला सा पड़ जाएगा, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपका साफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि जो आधुनिक इतिहास ही है भी, वो भी साक्ष्यों पर आधारित है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर। उसके अकॉर्डिंग हम कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा तमाम प्रकार की चीजों का एज निकालते हैं। जैसे कि आप देखते हैं राम सेतु जो बना था, राम सेतु, भगवान राम ने जो सेतु बनवाया था, ठीक है, नल नील नाम के दो बंदर थे जो फ्लोटिंग रॉक्स जो होते हैं, तैरने वाले पत्थर, उनको फेंकते थे समुद्र में और तैरते रहते थे, वैसे उनको वरदान मिला हुआ था, उनको आज हम फ्लोटिंग रॉक्स के नाम से जानते हैं। और राम नाम आधार जिन्हें, ठीक है, जो जल में राह बनाते हैं, गाना आपने सुना होगा, और जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं, तर मतलब कि तैर जाते हैं, तो उस पर राम राम लिखा था। और वो एक प्रकार से जब राम भगवान का नाम लिखा तो पत्थर क्यों नहीं तैरेगा। और वास्तव में आप देखते हैं लोगों ने कहा कि भगवान राम नहीं है, एक कल्पना है, दुनिया भर का टीम टाम बताने लगे। ऐसे में राम सेतु मूवी बनी है, ऐसे नहीं बन गई, बड़े एविडेंस पर बनी है। और ऐसे ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो तमाम पत्थर मिले हैं, वहां से समुद्रों से जो पत्थर मिले हैं जो राम सेतु के, वो पत्थर जो हैं कैसे पत्थर हैं, आज से 7 साल पुराने पत्थर हैं। अब आप सोचो, आज से 7 साल पुराना जो इतिहास हमारा है राम जी का, वो 7 साल पुराना इतिहास, 7000 साल पुराना इतिहास है। तो 7000 साल पुराना इतिहास है, तो पत्थर मिल गया तो सत्यता प्रमाणित हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। इस वजह से आप देखेंगे कि जब पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाते हैं तो इससे क्या होता है, पुष्टि हो जाती है कि भाई ये चीजें सही हैं, एकदम से इसका प्रमाण हमको मिल जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने पहले चैप्टर को समझा, पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में समझा। अब पुरातात्विक साक्ष्य से यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से बनने वाले टॉप
10 MCQs मैंने तैयार किए जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। आइए एक एक प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताएंगे। पहला प्रश्न, भारत में पहली बार हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ठीक है, इसका विस्तार आप देखिए, इस विस्तार भी मैंने लिख रखा है आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। विस्तार ये है बाबू इसका कि सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पंजाब के हड़प्पा, जो अब पाकिस्तान में हड़प्पा पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है, उसकी खुदाई से भारत की सबसे प्राचीन नगर सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। इसी से भारत के प्राचीन इतिहास की पुरातात्विक समझ की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे प्रमुख पुरातात्विक संरचना क्या है? स्नानागार। बिल्कुल करेक्ट, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता से मिला है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए, वहां से प्राप्त विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ, जहां पर बहुत सारे लोग स्नान करते थे किसी फंक्शन वगैरह में, एक अत्यंत विकसित जल प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण देता है, जो नगर नियोजन में उन्नति को दर्शाता कि भाई नगर नियोजन उस समय कितने चरम पर था कि एक विशाल स्नानागार, एक नहाने के लिए पूरा एक जो है स्विमिंग पूल टाइप का बनवा दिया गया था उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। आजकल भी स्विमिंग पूल बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मिल गए। लोथल की खुदाई में किस प्रमुख विशेषता की जानकारी मिलती है? लोथल से हमको गोदी मिलता है। क्या मिलता है? गोदी, यानी जिसको आप बोलते हैं डॉक यार्ड, वो मिलता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ शुरुआत में ही। लोथल जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां से डॉक यार्ड यानी गोदी प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी के लोग समुद्री व्यापार और जलयान निर्माण में दक्ष थे। यानी कि गोदी मतलब होता है बंदरगाह, जिसको कहते हैं पत्तन। ठीक है, जहां से बड़ी बड़ी जहाजें पानी पर रुकती हैं, स्टेशन जल का, समुद्री जहाजों का स्टेशन गोदी कहते हैं। इसके मार्ग से व्यापार होता था, वहीं पर आकर के जहाजें रुकती थी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखिए, कालीबंगा में किस कृषि संबंधी प्रमाण की खोज हुई है? बताइए। कालीबंगा में हल चलाने के निशान मिले हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पर है स्थान? ये राजस्थान में मिला है भारत के। पहली बार हल के द्वारा खेत जोतने का प्रमाण जो है यहीं पर मिलता है, जो सिंधु सभ्यता की कृषि पर निर्भरता को दर्शाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी किया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि पुरातात्विक साक्ष्य की खोज का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है बेटा? ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि करता है ये। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन स्थलों, वस्तुओं, औजारों, मोहरों आदि के माध्यम से इतिहास के यथार्थ पक्ष की पुष्टि करता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, धौलावीरा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? लोहे की तलवारें मिली हैं? नहीं। जल संरक्षण प्रणाली, धौलावीरा बिल्कुल राइट आंसर है, आपका हो जाएगा जल संरक्षण प्रणाली मिली है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, धौलावीरा जो है ये स्थान गुजरात में मिला है। जल टंकी मिली है, नालियां मिली है, दोहरी नगर योजना, ये सब मिला है यहाँ से। वहां पर जल प्रबंधन अत्यंत विकसित था धौलावीरा में। ठीक है, जो कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा। सातवां प्रश्न आ चुका है, पुरातात्विक साक्ष्य से किस प्रकार की जानकारी मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से हमको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि पुरातत्व से हमको तमाम मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, मोहरे, भवन अवशेष, औजार, ये तमाम सारी चीजें मिलती हैं। इन सभी चीजों से जीवन पद्धति के बारे में, कला के बारे में, व्यापार कैसा था, धर्म कैसा था, शासन कैसे चलता था, इन सभी के बारे में जानकारी मिल जाती है। समस्त पहलुओं के बारे में, सभी चीजों के बारे में जानकारी बढ़िया से मिल जाती है। अगला प्रश्न, 8वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति को किस युग की सभ्यता माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता बेटा? ये एक प्रकार से कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी, क्योंकि वहां कांस्य के औजार और मूर्तियां मिली हैं। लोहा इस युग में प्रचलित नहीं था, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछता है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस औजार मतलब किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो लोहा से अपरिचित थे लोग। ठीक है, ध्यान रखिए, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा जो है एक जिला है। ठीक है, हिसार जिला पड़ता है। हरियाणा एक राज्य है, वहां का जिला एक है हिसार। उसी हिसार जिले में राखी गढ़ी नाम का जो स्थान है वो पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जिसकी खुदाई
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसके द्वारा किया गया है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है चंद हुदड़ों की विशेषता क्या थी। चंद हुदड़ो जो था मन के निर्माण का केंद्र था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि चंद हुदड़ो जो सिंध यानी पाकिस्तान में है आज के, मन को यानी कि इसको बीड्स कहते हैं, उसका उत्पादन और व्यापार होता था। यहाँ से मिले उपकरण और भट्टियां इसको दर्शाते हैं कि भाई चीजों का व्यापार होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 1 के लगभग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लिया। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 के जो है, यूनिट नंबर 1 में क्या पढ़ना, सोर्सेस ऑफ स्टडी यानी अध्ययन के स्रोत। इसमें चैप्टर 2 में हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में, वैदिक साहित्य पूरा डिटेल्स जानकारी हम देखेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने नोट्स तैयार किया हुआ है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये सब नोट्स आपको ऐसे, ये चैप्टर 1 यूनिट का पूरा नोट्स तैयार किया गया है। अब ये नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको, या आपको कोर्स में कैसे ज्वाइन होना, कोर्स में ज्वाइन होने वाला पीडीएफ प्राप्त करना। ठीक है, 91 61 93 60 62 पूरा लेक्चर्स नोट्स सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सब कुछ आपको मिलेगा। आप इस नंबर पर अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम, प्रथम सेमेस्टर आप लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस आपके लिए ली जाएगी। 100 रुपए फीस आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, अपने सेमेस्टर का नाम, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा यानी क्यूआर कोड। ठीक है, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हो अगर आप चलाते हो ऑनलाइन माध्यम। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से फीस जमा करवा सकते हो। यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही आप जो है जमा करेंगे फीस, आपके पास एक जो है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ा जाएगा लाइव क्लास के लिए। वहां पर गर्ल्स बॉयज ग्रुप दोनों अलग अलग है, उसमें आपको जोड़ा जाएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। कब, 7 8 या 9 बजे के आसपास क्लास होगी, उसकी लिंक जाएगी। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपकी होंगी। आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित, तो सभी टाइप की पूरी व्यवस्था है। यानी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो उसके लिए भी, परीक्षा आपकी सब्जेक्टिव होने लिखने वाली हो उसके लिए भी पूरी तैयारी। ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं को कैसे हल करना, सब्जेक्टिव के लिए पूरी व्यवस्था, दोनों टाइप की परीक्षाओं के लिए। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, जितने भी 4-5 सब्जेक्ट आपके होंगे, पूरी तैयारी आपकी जो हो जाएगी मात्र और 100 रुपए फीस में करवाई जा रही है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 100 रुपए में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 100 रुपए सबके पास होंगे। आप एक बार मार्केट निकलते हैं, 100 रुपए कब खर्च हो जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। और वही 100 रुपए अगर आप हमारे पास जमा करवाते हैं और आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आपको इतना बेहतर कंटेंट मिलेगा कि आगे चल करके आप नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, जो भी आप नौकरी की तैयारी करें उन सभी के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगी, नोट्स इंपॉर्टेंट होगी। आप पढ़ेंगे तो आपको यूपीएससी, आईएएस की तैयारी तक के लिए नोट्स अवेलेबल हैं, और नोट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाएंगे। आपका एक बेसिक तैयार करेंगे। आपको जो ये एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ते हैं वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। एक बेसिक जो मजबूत होता है यूपीएससी, आईएएस की तैयारी के लिए, वो बीए ही करता है, तो बीए में आप आसानी से चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, सभी में ही चीजें आपको आने वाली है, बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 100 रुपए फीस है, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकती हैं या सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 91 61 93 62, तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए। सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। और को करिकुलर की परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, एक सब्जेक्ट अनिवार्य वाला जो होता है, तो अनिवार्य वाले के लिए पूरी अलग से व्यवस्था, अनिवार्य वालों को भी उसी 100 रुपए में मैं सारी चीजें कर दूंगा। ठीक है, यानी लगभग 1000 क्वेश्चन एमसीक्यूज की जो परीक्षा में पिछले 3 वर्षों में पूछे गए, उन सभी को मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था के साथ आया हूँ। सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।